एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट को डेली उसके एग्रेसिव, इरिटेटिंग और क्रैंकी बिहेवियर से डील करना पड़ता है। ये हम सब ऑटिज़म मदर की एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। मैं एक ऐसा मेथड आप लोगों को सजेस्ट करूंगी जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे के इस इशू को काफ़ी हद तक रिड्यूस भी कर पाएंगे और आई होप कि ये फॉलो करते करते आपका बच्चा जो है खुद एक इंडिपेंडेंटली इस इशू को खुद सॉल्व करना सीख जाएगा। वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूँ कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ गाइज़ कि ये जो क्रैंकी, इरिटेटिंग, एग्रेसिव नेचर होता है, इसको हम लोग पर्टिकुलरली ऑटिज़म से क्यों जोड़ते हैं। बोलने का मतलब ये है कि ये तो मतलब सबका एक कॉमन बिहेवियर है, हर ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो इस बिहेवियर को अपने आप कंट्रोल करना जानता है। इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता है बिकॉज हम सब की लाइफ में, नॉट ओनली ऑटिस्टिक किड्स, हम सब की लाइफ में हमेशा कभी ना कभी ऐसा वक्त आता रहता है, ये सिचुएशन आती रहती हैं जब हमारा मूड ख़राब होता है किसी भी वजह से, या कभी कभी कोई वजह नहीं भी होती है, फिर भी हम लोग खुद, हम अपनी बात करें तो हम लोग कभी कभी इरिटेटिंग फील करते हैं, मूड ख़राब रहता है। तो ये सब सिचुएशन ऑटिस्टिक बच्चों की ही नहीं है, सबकी होती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं इस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इनके जो इमोशन होते हैं, लाफिंग है, रोना है, या एग्रेसिव नेचर है, या क्रैंकी नेचर है, वो एक बार स्टार्ट होता है तो वो मतलब कंट्रोल नहीं होता है, या ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन बन जाती है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये इशू जो है वो कॉमन है, सबकी लाइफ में होता है। बस इसका सॉल्यूशन हम लोगों को इस तरह से निकालना है कि हमारे बच्चे जो हैं धीरे धीरे अपने आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। तो ये कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा था कि जब हमारे बच्चों में क्रैंकी बिहेवियर हम लोगों को दिखता है तो इमीडिएटली हम लोगों को क्या स्टेप लेने चाहिए। सबसे पहला स्टेप, ये गाइज़ मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और ये स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। सबसे पहला काम, अगर आपके बच्चे का इरिटेटिंग, एग्रेसिव नेचर आ रहा है, अगर तो आपको रीज़न समझ में आता है, समटाइम्स हमें पता चल जाता है कि क्यों एग्रेसिव नेचर है, जब वो किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तब हम लोगों को पता चल जाता है। हालांकि मैंने अर्नब में ये बिहेवियर भी देखा है पास्ट में, जब हम लोगों को पता भी चल जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम लोग वो चीज़ देने की भी कोशिश करते हैं, स्टिल वो मतलब उसी मूड में रहता था काफ़ी टाइम तक। और सम टाइम्स तो कोई रीज़न होता ही नहीं है एग्रेसिव नेचर का, मतलब इमीडिएटली बच्चा नॉर्मल है और एकदम से वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है, जो कि अभी भी कभी कभी होता है, तो रीज़न ही पता नहीं होता है। तो ऐसे केस में सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों को लेना है वो है, हम खुद शॉटिंग नहीं करेंगे, खुद नहीं चिल्लाना है आप लोगों को, बिल्कुल भी अपना एग्रेशन बच्चे को शो नहीं करना है। आप लोगों को सबसे पहले बच्चे को थोड़ा पानी पिलाना है, ठीक है। पानी का अपना साइंटिफिकली एक रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट होता है, तो वो आप फर्स्ट स्टेप में पानी का गिलास पिलाइए एंड देन आपको कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देने हैं, कुछ भी रिएक्शन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली गाइस, जब स्टार्टिंग में अर्नब में ये प्रॉब्लम शुरू हुई, इरिटेटिंग, एग्रेसिव, क्रैंकी सा नेचर जब स्टार्ट हुआ, तो हम लोग क्या करते थे, थोड़े टाइम के बाद हम लोग खुद इरिटेट हो जाते थे और हम लोग खुद चिल्लाने लग जाते थे। और मतलब अगर हम अर्नब को किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो वो चीज़ और बढ़ रही है और बढ़ रही है, और हम भी और अर्नब भी साथ में सबका जो इरिटेटिंग लेवल है वो बढ़ता जाता है और सिचुएशन अजीब सी, बहुत बिल्कुल भी मतलब अनकंट्रोल लेवल हो जाती है, क्योंकि फैमिली में पूरे मेंबर ही खुद ही उसी मूड में चले जाते हैं जिस मूड में हमारा बच्चा होता है। तो उस केस में मैंने देखा कि वो चीज़ एक एक घंटे तक खींच जाती थी। तो बाद में क्या हुआ कि इरिटेट होके मुझे ऐसा लगने लग गया टाइम के साथ कि इसका ये अब स्टार्ट हुआ है तो ये अपना टाइम लेके ही रहेगा। तो कुछ टाइम के बाद मैंने कुछ भी रिएक्शन देना जो है वो बंद कर दिया, और बाय चांस ये मेथड काम कर गया। वो जब भी ये नेचर स्टार्ट करता तो हम लोग चुपचाप अपना काम करते रहते, मैं और मेरे हस्बैंड। अगर उसको स्टार्टिंग में हम लोग पूछने की कोशिश करते कि क्या हुआ, बट वो नहीं बताता है,
बिलीव मी, अभी भी उसको बोलना आता है, लेकिन वो जब उसको रोने का मन है तो वो रोएगा, वो बताएगा नहीं। तो हम लोगों को पता है अभी कि इसको कुछ टाइम देना है, और बिलीव मी कुछ टाइम रोने के बाद वो खुद अपने आप आता है और हम लोगों को बोलता है कि मम्मी रो लिया। और ये चीज़ कहाँ से डेवलप हुई, उसको पता चल गया कि जब तक मैं मुंह बंद नहीं करूँगा, जब तक मैं रिलैक्स नहीं होऊंगा, चुपचाप नहीं बैठूंगा, तब तक ये दोनों में से कोई भी मेरे से बात करने वाला नहीं है। तो इसको आप बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लें गाइस। इवन मेल्ट डाउन में भी जब वो बच्चे मतलब रोते हैं किसी चीज़ को लेके, हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो क्यों रोते हैं, उनके दिमाग में क्या चला है, हम लोगों को नहीं पता है। एक सेकेंड। तो उस केस में भी आप लोगों को यही चीज़ करनी होती है। समटाइम्स क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब ये एग्रेसिव नेचर स्टार्ट होता है तो इसका एक पीक होता है, मतलब वो चीज़ आप जो मर्जी कर लो, वो पीक तक ये लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो उतने टाइम तक उनको अकेला छोड़ दो, पानी पिला के अकेला छोड़ दो, खुद डील करने दो उस चीज़ को। तो इस तरह से अर्नब को वो मैसेज गया। अभी भी वो अगर उसको वो चीज़ होती है तो कुछ टाइम के बाद रो के गुस्सा करके वो चुपचाप अपने आप बैठ जाता है, फिर हमारे पास आता है। अब ये सेकंड स्टेप है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन नहीं देने हैं, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बच्चे को अकेला छोड़ देना है। थर्ड पॉइंट पे अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को ये चीज़ समझाना कि आपको ये चीज़ खुद से कंट्रोल करनी है और फ्यूचर में उसको इंडिपेंडेंट बनाना कि वो अपने इमोशंस को खुद हैंडल करे। उसके बाद आप जाओगे उसके पास, जब वो चुप हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को जाना है एंड देन आपको ट्राई करना है रीज़न फाइंड आउट करने की। एक सेकेंड, अर्नब डोर खोलो। तो देन आपको वो रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हम लोग अर्नब के पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या हुआ था। अब स्टार्टिंग में अर्नब को क्यों का आंसर नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि रीज़न नाम की क्या चीज़ होती है, तो उसको वो चीज़ें नहीं पता थी। तो हम लोगों ने कैसे स्टार्ट की, तो यहीं से स्टार्टिंग होती है। जब वो चुप हो जाता तो हम लोग उसको पूछते कि क्यों रो रहे थे, एवरी टाइम हम लोग पूछते हैं। तब उसको वो चीज़ समझ में नहीं आती, वो सिंपली उस सेंटेंस को रिपीट कर देता कि क्यों रो रहे थे। तो धीरे धीरे हम ही उसको रीज़न समझाने लगे कि तुम रो रहे थे क्योंकि तुमको मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी। तो धीरे धीरे एवरी टाइम वो ये नेचर रिपीट करता और एवरी टाइम हम लोग उसको रीज़न समझाने की कोशिश करते और धीरे धीरे उसके दिमाग में वो चीज़ गई कि हर नेचर के पीछे एक रीज़न होता है और वो रीज़न मुझे सिंपली एक्सप्लेन करना है। तो अभी क्या होता है, अभी मैं पूछती हूँ उसको तो मैक्सिमम टाइम वो आंसर बताता है कि मैं क्यों रो रहा था। फिर वो जब रिलैक्स होते हैं तो फिर उस टाइम पे थोड़ा ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होता है तो वो समझते भी हैं। अदरवाइज़ अगर जब आप उस टाइम पे स्टार्टिंग में ही उनको कुछ भी समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे, वो इस कंडीशन में होते ही नहीं है कि वो कुछ समझें या सुने। इसलिए मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए एंड देन उनको हैंडल कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। अगर आप कम्प्लीटली इग्नोर कर दोगे तो वो सिचुएशन बार बार होगी, फ्रिक्वेंटली होगी और बच्चे का नेचर जो है वो वायलेंट नेचर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो वो चीज़ भी तो हम लोगों को सिखानी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो ये थर्ड स्टेप है जहाँ पे आपको कोशिश करनी है बच्चे को ये समझाने की कि उसको एक्सप्लेन करनी है वो चीज़ें। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। तो आई होप अब इस मेथड को जब आप फॉलो करते हो तो इसका रिज़ल्ट हम लोगों को क्या मिला। अभी मैक्सिमम टाइम अगर अर्नब के दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो खुद ही मुझसे आके बोलता है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिला है। अब मुझे क्या हैबिट है, पास्ट में ये हैबिट थी कि मैं कुछ भी झूठ उसको बोल देती थी कि तुम ये कर लो शाम को तुमको ये मिलेगा, तो वो भूल जाता था उस चीज़ को। तो मुझे वो हैबिट पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी वो नहीं भूलता है। वो अगर मैंने उसको कुछ बोला है तो वो शाम को ज़रूर रिमाइंड करवाएगा कि मुझे ये नहीं दिया है। तो यहाँ से क्या चीज़ हो रही है, वो धीरे धीरे खुद को एक्सप्रेस करना सीख रहा है। बजाय इरिटेटिंग नेचर करने के, गुस्सा करने के, वो पहले ही मुझे बता रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली है। तो मुझे पता चल जाता है कि इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है और कहीं ना कहीं ये इसको थोड़ा टेंशन हो रही है इस चीज़ की। तो ये एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव रिजल्ट है जो मुझे यहाँ से मिला है। स्टिल अभी भी कभी कभी उसका इरिटेटिंग नेचर होता है, बट बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम टाइम वो पहले ही हम लोगों से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल कभी कभी उसका मूड जनरली ख़राब होता है, रीज़न समझ में नहीं आता है, तो वही मेथड है, वो थोड़ी देर रोने के बाद चुप हो जाता है।
जबकि अगर आप पहले जब बच्चों को कुछ ट्रेनिंग नहीं देते हैं तो ये चीज़ें आपको डे बाय डे डेली देखने को मिलती हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है गाइस कि हम लोगों को फाइनली उनको वो मेथड सिखाना है कि वो खुद को एक्सप्रेस करें और अपने इमोशंस को एक आम आदमी की तरह इंडिपेंडेंटली हैंडल करें, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेट करें। तो इसलिए इसके लिए दूसरा जो सपोर्ट है वो ये भी है कि आप उनकी लैंग्वेज पे भी वर्क करें, और साथ में अगर बच्चे का लैंग्वेज नहीं भी है तो भी सम टाइम्स वो अटेंशन सीक करने के लिए ही ये इरिटेटिंग नेचर जो है उनका बनता है। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को देना चाहूँ तो आप 5-6 महीने के बच्चे को देखते हो गाइस, तो उस टाइम पे उसका ना तो लैंग्वेज होता है ना कुछ समझ होती है। वो अपनी नीड को एक्सप्रेस करने के लिए क्या करता है, रोना। जब भी उसको अगर लोनली फील हो रहा है, उसका मूड ख़राब है, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है, उसको भूख लग रही है, हर चीज़ को वो रो के एक्सप्रेस करता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में वो चीज़ चली गई है कि जब भी मैं रोऊंगा तभी मेरी जो रिक्वेस्ट है, तभी जो मेरी नीड है वो फुलफिल होगी। तो सेम हमारे बच्चे करते हैं, उनके पास भी लैंग्वेज नहीं होती है, स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो ये इनका धीरे धीरे जो है एक प्रोटोकॉल बन जाता है अपनी नीड को पूरा करने के लिए, आपको एक मैसेज देने के लिए। तो अगेन अगर आप अटेंशन देते हो तो ये बढ़ते जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वन वर्ड में ही ये कम्युनिकेट करें, लेकिन करें ज़रूर। और अगर लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं है तो आप फर्स्ट 2 मेथड फॉलो कीजिए, पानी का गिलास पिलाइए और थोड़ी देर अकेले छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर वो एक्सप्रेस नहीं भी करेगा तब भी उसके दिमाग में ये चीज़ चली जानी चाहिए कि ये जो मेरा एग्रेसिव नेचर है, इरिटेटिंग नेचर है, इससे मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और वो जो एक स्ट्रेस निकालने की ज़रूरत है, जो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वो थोड़ी देर रो के वो एनर्जी जो है वो अपने आप सेटल डाउन हो जाएगी, वो अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। ना कि वो जानबूझ के उस बिहेवियर को तब तक बढ़ाते रहेगा, तब तक वो क्रैंकी नेचर बढ़ाते रहेगा कि जब तक कि उसको आपकी अटेंशन ना मिल जाए। तो जब वो अटेंशन वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो चुपचाप वो अपनी जो भड़ास बोलते हैं ना, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको निकाल के थोड़ी देर रोके वो चुप हो जाएगा। सो आई होप ये जो मैंने स्टेप आप लोगों के साथ फॉलो किए हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है एंड आई होप कि ये आप लोगों के लिए भी ज़रूर हेल्पफुल होंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।